लेकर वापस आने के बाद मैंने जो पहला काम किया वह था एक पत्थर को कच्चा निगल लेना। इतना ही नहीं, भरी महफिल में मैंने खुद से प्यार करने वाली औरत को एक बैम्बू पिट वाइपर, ग्रीन पिट वाइपर जिंदा निगलने के लिए मजबूर किया। सबको लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। हालांकि वे यह नहीं जानते थे कि 1 मिनट से भी कम समय में दुनिया भर के जीव विकृत म्यूटेट होने वाले हैं। सभी इंसानों को उस भोजन के आधार पर अलौकिक प्रतिभा, सुपर नेचुरल टैलेंट्स प्राप्त होगी जो उन्होंने इस परिवर्तन से ठीक पहले खाया होगा। पिछली जिंदगी में आपदा आने से पहले मैंने मटन बन, भेड़ के मांस का बन खाया था, जिसके कारण मुझमें लंबे बाल पैदा करने की प्रतिभा जागी थी। शुरुआत में खराब मौसम में अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके ऊन बनाने की यह क्षमता थोड़ी काम आती थी, लेकिन जैसे जैसे विकृत राक्षस शक्तिशाली होते गए मैं वास्तव में एक असहाय भेड़ बन गया जिसे कोई भी काट सकता था। और इस जीवन में पुनर्जन्म लेकर आने के बाद मैंने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। पिछली जिंदगी में मैंने एक विशाल कुत्ते को देखा था जिसके पास पांगू जैसी शक्ति थी, और वह शहर के दक्षिण में स्थित एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान एंटीक शॉप के मालिक द्वारा पाला गया एक साधारण देसी कुत्ता ही था जो बदल गया था। जिज्ञासा और संयोगवश मुझे मालिक से पता चला था कि वह कुत्ता उसे बचाते समय गलती से एक जेड पत्थर, जेड स्टोन निगल गया था। वापस आने के बाद मेरा पहला काम शहर के दक्षिण वाली उस दुकान को ढूंढना था। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी जोड़ कर उस दुकान से वह पत्थर खरीद लिया। जहाँ तक बात रही कि मैंने सिया वानरो को उसका पालतू सांप निगलने के लिए क्यों मजबूर किया, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी सहपाठी सिया वानरो वास्तव में मुझसे प्यार करती थी। पिछली जिंदगी में जब आपदा आई तब भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। उसने बर्फ और हिम, आइस एंड स्नो की प्रतिभा हासिल की थी जो उसे इस नरक जैसी दुनिया में सुरक्षित रखने के लिए काफी थी। फिर भी वह पूरी निष्ठा के साथ मेरे पीछे चली और मुझ जैसे मामूली प्रतिभा वाले इंसान की रक्षा की। अंततः मेरे बोझ के कारण हम दोनों को ही दुखद अंत झेलना पड़ा। अब पुनर्जन्म के बाद मैं स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करना चाहता था ताकि वह और भी शक्तिशाली प्रतिभा हासिल कर सके। पिछली जिंदगी में सिया वानरो का यह पालतू सांप ही उत्परिवर्तन के प्रभाव में एक जियाओलोंग फ्लड ड्रैगन बन गया था। अगर वह उस प्राचीन दुकान के रखवाले कुत्ते से लड़ाई में नहीं हारता तो भविष्य में उसके 5 पंजों वाले सुनहरे ड्रैगन, 5 क्लॉड डिवाइन ड्रैगन बनने की बहुत अधिक संभावना थी। इसे कच्चा निगलने की शर्त इसलिए थी क्योंकि पिछली जिंदगी के अनुभवों से इंसानों को पता चला था कि कच्चा निगलने से प्रतिभा का प्रभाव सबसे अच्छा होता है। अगर मेरा ड्रैगन वेन जेड इंसानी ताकत से काटा जा सकता तो मैं चाहता था कि सिया वानरो भी उसका एक हिस्सा खाए। लेकिन अब एक स्तर नीचे का जियाओलोंग भी सिया वानरो की पिछली जिंदगी की बर्फ वाली प्रतिभा से कई गुना बेहतर था। इस क्षण मेरी जिद का सामना करते हुए सिया वानरो के चेहरे पर जटिल भाव थे। एक तरफ वह लड़का था जिसे वह सालों से प्यार करती थी और दूसरी तरफ उसका प्यारा पालतू जानवर। उसका मन दुविधा से भरा था, लेकिन मेरा अडिग रवैया देखकर उसने फैसला कर लिया। सॉरी छोटी किंग, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सिया वानरो ने झटके से सांप को हाथ में लिया और पूरी क्लास के सामने उसे किसी नूडल्स की तरह सीधे निगल लिया। सिया वानरो को मेरे साथ पागलपन करते देख पूरी क्लास के छात्र इतने स्तब्ध थे कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, बस दहशत भरी आवाजें आईं। उन्हें लगा कि वे खुद भी पागल हो रहे हैं। जब सिया वानरो वाटर डिस्पेंसर की ओर भागी और पागलों की तरह कई गिलास पानी पीकर दीवार के सहारे उल्टी करने लगी, तब जाकर क्लास को होश आया। धिक्कार है सिया वानरो, तुम गंभीर हो, तुम पागल हो गई हो क्या? उसने कहा, और तुमने सच में खा लिया? मैं जरूर सपना देख रहा हूँ, मुझे इतना अजीब दृश्य क्यों दिख रहा है? टीचर भी इस सदमे से उबर नहीं पाई थी। वह युवाओं की सोच को समझने में पूरी तरह असमर्थ थी। शोर शराबे के बीच मैं सिया वानरो के पास पहुंचा। इस समय वह किसी परी जैसी लग रही थी, लेकिन उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था। दर्द के कारण आए पसीने से उसके माथे पर बालों की कुछ लटें चिपक गई थी, जिससे वह बेहद नाजुक और दयालु दिख रही थी। पेट के दर्द को सहते हुए मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने कर दिखाया। सिया वानरो दर्द से कराह उठी और उसने मेरे कमर के चारों ओर अपने हाथ डाल दिए। मैंने उसके पीले चेहरे को सहलाया। बोलते समय उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। इस दृश्य ने टीचर को डरा दिया और उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाया। वहीं क्लास में गांव जुनहाव जो लंबे समय से सिया वानरो का पीछा कर रहा था और बार बार ठुकराया गया था, गुस्से से आग बबूला हो गया। वह लंबा चौड़ा कसरती शरीर और मजबूत मांसपेशियों वाला लड़का था। वह भारी कदमों के साथ सीधा मेरी तरफ बढ़ा। चेंजी, तुम मरने के लायक हो। तुम जानते हो कि वह तुम्हें पसंद करती है, फिर भी तुमने उसे सांप खाने पर मजबूर किया। उसकी दहाड़ बिजली की कड़क जैसी थी, जिससे क्लास के छात्र कांप गए, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। बस और भी कमजोरी महसूस कर रही सिया वानरो को गले लगाए रखा और अपने फोन की स्क्रीन पर समय देखने लगा। गांव जुनहाव भीड़ को धकेलते हुए मेरी ओर झपटा। 3। मैंने सिया वानरो को थामे हुए धीमी आवाज में गिनती शुरू की। गांव जुनहाव को करीब आते देखकर भी मैं अपनी जगह से नहीं हिला। अचानक ऊर्जा की एक प्रचंड रोशनी फूटी। वह इतनी चमकदार थी कि लगभग सबकी आंखें चुंधिया गईं। यह दृश्य बस एक पल के लिए रहा और फिर गायब हो गया। पास आ रहा गांव जुनहाव अपनी आंखों के सामने आए अंधेरे के कारण लड़खड़ाकर बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। उस तेज रोशनी के बाद एक अदृश्य विद्युत चुंबकीय तूफान, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म, कुछ ही सेकंड में पूरे सौर मंडल में फैल गया। इस दौरान हर किसी ने अनजाने में खिड़की के बाहर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ज्यादातर लोग वापस अपनी जगह पर आ गए। उन्हें लगा कि यह कुछ भी नहीं है। केवल कुछ लोगों ने इंटरनेट पर जानकारी खोजना शुरू किया, लेकिन उन्हें पता चला कि फोन का सिग्नल पूरी तरह गायब हो चुका है। गांव जुनहाव जमीन से उठा और फिर से गुस्से में मेरी ओर बढ़ा। आज मैं वानरों के लिए तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उसके शब्दों में हत्या का भाव था। 1.9 मीटर लंबे गांव जुनहाव की मांसपेशियां साफ दिख रही थी। सभी छात्र मन ही मन मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसका विशाल मुक्का मेरी ओर बढ़ा, एक अजीब घटना घटी। पलक झपकते ही उजाला अंधेरे में बदल गया। आसमान से खून जैसी लाल रोशनी गिरने लगी। सौर तूफान के कारण चुंबकीय क्षेत्र अस्त व्यस्त हो गया था, जिससे आसमान का रंग डरावना हो गया। जैसे ही यह अजीब नजारा शुरू हुआ, मेरी बाहों में मौजूद सिया वानरों ने दिल दहला देने वाली चीख मारी। हर किसी ने उसकी तरफ देखा और पाया कि सांप निगलने वाली सिया वानरों का रूप पूरी तरह बदल रहा था। उसके सिर पर 2 ड्रैगन सींग निकल आए थे, जिनमें चांदी जैसी बिजली चमक रही थी। उसके चेहरे के किनारों पर नीले सफेद रंग के शल्क स्केल्स उभर आए थे। उसकी पीठ से कंधों तक एक छोटी जियाओलोंग ड्रैगन की आकृति लिपटी हुई थी और उसकी सफेद पोशाक अब अभेद्य कवच जैसी लग रही थी। उसके शरीर से हल्की नीली सफेद रोशनी निकल रही थी, जिसने उसके सुंदर शरीर की रूपरेखा को स्पष्ट रूप से उभार दिया था। उसके पीछे
एक नीली सफेद ड्रैगन की पूंछ थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे किसी टीवी सीरियल की कोई दिव्य कन्या हो। इस परिवर्तन के बाद श्यावानरों के मन में तुरंत कई नई अनुभूतियां जागृत हुई। अब समझदार श्यावानरों को धुंधला धुंधला समझ आने लगा था कि मैंने उसे वह सांप निगलने के लिए क्यों कहा था। यह पूरी तरह से उसकी भलाई के लिए था। पहले से ही मुझ पर समर्पित रहने वाली वह लड़की अब स्वाभाविक रूप से यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई मुझे चुनौती देने की हिम्मत करे। वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने बस अपनी हथेली आगे बढ़ाई और बड़ी आसानी से गांव झुनहाव के उस विशाल मुक्के को रोक दिया। गांव झुनहाव के उस मुक्के का कोई असर तो नहीं हुआ, बल्कि श्यावानरों की हथेली से टकराते ही उसके कवच पर जमी विनाशकारी बिजली एक्सटर्मिनेटिंग थंडर की परत ने गांव झुनहाव के हाथ को बुरी तरह जला दिया। गांव झुनहाव दर्द से चिल्ला उठा। वह अपने झुलसे हुए और काले पड़ी डीएच चुके दाहिने हाथ को कसकर पकड़े हुए था, जिससे धुआं निकल रहा था। तीव्र दर्द को सहते हुए वह घबराकर अपने हाथ पर डालने के लिए पानी ढूंढने लगा। इसी बीच श्यावानरों के चेहरे के शल्क धीरे धीरे त्वचा के नीचे ओझल हो गए और उसके सिर के सींग भी वापस अंदर चले गए, जिससे वह अपने सामान्य रूप में आ गई। वह उम्मीद भरी नजरों से मेरी ओर देख रही थी, जैसे कोई प्रशंसा चाहती हो। लेकिन इस समय हालांकि मुझ में बाहर से कोई बदलाव नहीं देख रहा था, श्यावानरों को स्पष्ट महसूस हुआ कि मेरे सामने खड़ी डीडे होने पर उसकी रूह कांप रही थी। यह एक छोटे जीव का उस डर जैसा था जो वह प्रकृति की अनंत शक्ति के सामने महसूस करता है। एक ऐसा डर जो जीन की गहराइयों से आता है। उसने मन ही मन अंदाजा लगाया कि जैसा मैंने पहले कहा था, मैंने भी कुछ निगला है। श्यावानरों नहीं जानती थी कि वह क्या चीज थी, लेकिन उसके मन और शरीर में मेरे प्रति समर्पण की जो भावना जागी, उसने उसके प्यार को और भी गहरा कर दिया। वह नहीं जानती थी कि मुझे यह सब कैसे पता था, लेकिन वह जानती थी कि मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी वर्तमान शक्ति मेरी ही दी हुई थी। तभी खिड़की के बाहर से एक इंद्रधनुषी रोशनी भीतर आई, जो और भी चमकदार होती गई और काली रात को किसी जलते हुए लाल दिन की तरह रोशन कर दिया। लगभग उसी समय गांव झुनहाव की चीखें अचानक बंद हो गईं। एक पल के सन्नाटे के बाद क्लास के भीतर एक के बाद एक कई चीखें गूंजने लगी। जो लोग स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे, वे उस विचित्र आसमानी रोशनी के प्रभाव से घबराकर चिल्लाने लगे। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई। तभी वह इंद्रधनुषी रोशनी गायब हो गई और क्लास के बीचों बीच एक मांस के लोथड़े जैसा, हड्डियों से भरा विशाल मछली जैसा शरीर प्रकट हुआ। उस विशाल आकृति के नीचे दो लोग दबे हुए थे, जिनका मांस बुरी तरह कुचला जा चुका था। बाकी लोग यह देखकर डर के मारे जमीन पर गिर पड़े और कांपते हुए उन दो तड़पते हुए शरीरों को देखने लगे। उस खौफनाक विशाल आकृति से चबाने की आवाजें आ रही थी। बाकी भीड़ के बीच कई और विचित्र आकृतियां भी घुल मिल गई थी। वे कुछ भूतों जैसे छोटे बंदर थे, कुछ मुड़े हुए कीधे जैसे, तो कुछ भेड़िए जैसे फुर्तीले थे। लेकिन उन सब में एक बात समान थी, सबकी खाल उधड़े हुए मांस जैसी थी और वे दिखने में बेहद डरावने थे, जैसे नर्क से निकले हुए शैतान हो। वे क्लास के सामान्य छात्रों का पीछा कर रहे थे। अपने नुकीले हथियारों और दांतों से वे जिसे भी पकड़ डालते, उसे बीच से दो फाड़ाज कर देते और उसका मांस खाने लगते। क्लास जो पहले बस थोड़ी अस्त व्यस्त थी, अब एक नरसंहार का मैदान बन चुकी थी, जो बिल्कुल नर्क जैसा लग रहा था। क्लास मॉनिटर झांग या सुन्न होकर यह सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। 2 बार रोशनी चमकने के बाद पूरी दुनिया इतनी कैसे बदल गई। वह नहीं जानता था कि उस रोशनी और विद्युत चुंबकीय तूफान में एक अजीब शक्ति छिपी थी। इन दोनों के मेल से ही विकृति, म्यूटेशन पैदा हुई। केवल वे इंसान जिनका मन पर्याप्त रूप से मजबूत था और जो उस अजीब शक्ति के कटाव को सह सके, वे ही अपने शरीर के भीतर मौजूद बाहरी वस्तुओं के आधार पर अलौकिक क्षमताएं हासिल कर पाए, जिसे नकल दिव्य हथियार, मिमिक डिवाइन वेपन कहा जाता है। गांव झुनहाव स्पष्ट रूप से मजबूत मन वाला नहीं था। जब वह सुन्न खद्दा था तो वह उस अजीब शक्ति के प्रभाव को नहीं रोक पाया। हिंसक और विचित्र ऊर्जा तेजी से उसके शरीर के हर कोने में फैल गई। उसकी त्वचा के नीचे से रेंगती हुई खून की नसें बाहर निकलने लगी और उसकी त्वचा को कसने लगी। उसकी सामान्य त्वचा उन नन्ही नसों के कसने से खून से लथपथ हो गई। मात्र 2-3 सेकंड में गांव झुनहाव का शरीर सिकुड़कर आधा रह गया। वह पूरी तरह खून से लथपथ था और अब इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। कुछ ही पलों में उसका शरीर किसी ऐसी मुद्रा में मुड़ गया जो इंसानों के लिए असंभव थी, जैसे कोई रस्सी मरोड़ दी गई हो। एक तेज मरोड़ के बाद उसके पैरों से पंछियों जैसे नुकीले पंजे निकल आए और कान के पर्दे फाड़ देने वाली एक शिकारी पक्षी की चीख के साथ विकृत हुआ गांव झुनहाव सामने खड़ी एक लड़की पर झपटा। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसका बस एक धुंधला सा साया देखा और पलक झपकते ही उसने अपने पंजों से उस लड़की के 2 टुकड़े कर दिए।